Good evening, everyone. I welcome you all to this Master the Art of Answer Writing class. देखिए, बहुत ही छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं को जवाब देने के लिए एक ये छोटी सी वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप सभी को पता है कि मेंस में जब आप अपना आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है, आपके आंसर कितना अच्छा होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वेश्चन को समझने का लेवल क्या है। और देखिए, कई सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं बच्चों के। वो कहते हैं कि सर, जो क्वेश्चन के लास्ट में जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको लेकर कई बार कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अमूमन हम ये जानते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, लेकिन उसके बाद अगर टर्मिनोलॉजी में पूछा है कि एनुमरेट करिए, डिस्क्राइब करिए, इलस्ट्रेट करिए, इवेलुएट करिए, एग्जामिन करिए, डिफाइन करिए, तो इनसे क्या मतलब है। यानी कि अगर ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन के एंड में डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर में भी कुछ डिफरेंस एग्जामिनर चाह रहा होगा। तो उसी को लेकर ये वीडियो है। साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक फैक्ट है कि जो स्टैंडर्ड आंसर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन इज लाइक एन एंट्री गेट। जैसे आपका घर का एक एंट्री गेट होता है, इसी तरीके से एग्जामिनर के लिए आपके जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वो क्या है, एक एंट्री गेट की तरह है। साथ में मैंने आपको बताया था कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो उसमें ये नहीं लिखना है कि ये इंट्रोडक्शन, ये बॉडी, ये कंक्लूजन। वो तो खुद ही पता लग जाएगा जिस तरीके से आप उसको लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था कि उसको बहुत ही सिंपल रखना है, डायरेक्ट रखना है, और इसका मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनर को ये दिखा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए हैं। दैट इज द रोल ऑफ इंट्रोडक्शन। बॉडी की बात करें तो बॉडी वाले पार्ट में मेन आर्ग्यूमेंट्स, मेन ओपिनियन, मेन डेफिनेशन, जो भी एग्जामिनर की उसकी क्वेश्चन की डिमांड होती है, उसी के हिसाब से आप अपने आंसर को फॉर्म करते हैं। कंक्लूजन हमेशा एक बैलेंस वाला होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक वाला होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से कंक्लूजन का वेट भी हम चेंज करते हैं। ये ड्यूरिंग द प्रोसेस आप सीख जाएंगे। अब देखिए, हमें क्वेश्चंस से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको आसान तरीके से समझना है। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, उसके पीछे लास्ट में लिखा है एन्यूमरेट, तो अब एन्यूमरेट वाले क्वेश्चन में आपको क्या लिखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में जो भी याद आ रहा है बस लिखना स्टार्ट कर दो, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नो, दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। करना क्या है, अगर एन्यूमरेट पूछे तो ध्यान देना है कि जितने पॉइंट्स आपको पता हैं उस टॉपिक के बारे में, उसको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि उससे रिलेटेड जितने भी सब पॉइंट्स आपको पता हैं, दोज शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर। जैसे अगर एक स्टेटमेंट आ जाए, with respect to the need of digital infrastructure, enumerate the steps taken by government। अब देखिए, डिफाइन नहीं कहा, इवेलुएट नहीं कहा, एक्सप्लेन नहीं कहा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन्यूमरेट। तो इसमें आसान तरीके से आपका, इस वीडियो में आप शामिल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आगे तक आपको याद रखना है कि सर ने बताया था जब भी एन्यूमरेट आएगा और जैसे यहाँ पर पूछा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए गवर्नमेंट के स्टेप्स को एन्यूमरेट करना है, तो जो भी स्टेप्स हैं आपको उन स्टेप्स को मेंशन करना है, और उसके आगे एक लाइन या फिर एक लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की बॉडीज, गवर्नमेंट के लॉ, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, पोर्टल्स, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये सब आपको इसमें मेंशन करने होंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले नरेट, लास्ट में लिखा नरेट। हालांकि नरेट वाला क्वेश्चन अमूमन नहीं मिलता यूपीएससी के मेंस में, रेयर केस में आता है, लेकिन आप सभी को पता है
कि अगर क्वेश्चन आया है और आप नरेट का मतलब नहीं समझ पाए हैं तो आपके आंसर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, और अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इट वुड बी अ ब्लंडर, छोटी सी गलती और इतने पूरे साल की मेहनत। और यही एक सही कोच का दायित्व होता है कि आपको वहां पर पिन पॉइंट करे जहां पर आप मिस कर सकते हो। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि नरेट में बेसिकली हमें सीक्वेंसिंग पे ध्यान देना होता है। सीक्वेंसिंग किस चीज़ की? सीक्वेंसिंग जो भी उस क्वेश्चन में पूछा गया मुद्दा है, उस मुद्दे से जुड़े इवेंट्स के बारे में, इनिशिएटिव्स के बारे में। जैसे आपको अर्ली यानी कि जो अभी लेटेस्ट है, सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है। या तो आप सीक्वेंसिंग किसी पास्ट टाइम से लाते 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 प्रेजेंट टाइम तक ले आएंगे इवेंट्स को, कि भाई पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, अब ये है, और फ्यूचर में ये हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड नरेशन, दिस इज कॉल्ड नरेशन, एंड यू आर लाइक अ नरेटर। अगर क्वेश्चन पूछे डिफाइन, तो देखिए डिफाइन वर्ड जो है वो एक उससे एक्सटेंशन वाला जो उसका वर्ड है वो है डेफिनेशन। यानी कि यहां पर जो भी मुद्दा है उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसको आपको आंसर में लिखना होगा, और ध्यान देना होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, उसकी डेफिनेशन से फ्रेजेस हैं, ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स, उन सबको इसमें आपको मेंशन करना होगा। तभी आपके आंसर की लेजिटिमेसी बनेगी, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं 3 कीवर्ड्स में डिफरेंस पता लगा आपको, एन्यूमरेट, नरेट, डिफाइन। नेक्स्ट देखिए इवैल्यूएट, एसेस, एग्जामिन। देखिए अगर इवैल्यूएट है, एसेस है, एग्जामिन है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन के लास्ट में अगर टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो यही यूज़ की जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको इंट्रोडक्शन करा आपने 2-3 लाइन का, उसके बाद आपको इस आंसर में क्योंकि इवैल्यूएट करना है तो उसके फेवर में भी बात करनी है और उसके अगेंस्ट में भी बात करनी है, और फिर आपको 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिखना है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर एक जर्नलिस्ट इवैल्यूएट करता है किसी स्कीम को, किसी मुद्दे को, उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, एक भावी, एक फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट होने के नाते आप किसी क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहे हैं, सिचुएशन को एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट हमेशा ऑथेंटिक होता है, बैलेंस्ड होता है और ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये 3 चीजें आपके इवैल्यूएशन में झलकनी चाहिए। जैसे जो एक जर्नलिस्ट होता है वो एक किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत उसी मुद्दे का एक विश्लेषण अलग तरीके से कर सकता है, एनालिसिस अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन आपको क्या रखना है? बैलेंस आउटलुक रखना है, लॉ ओरिएंटेड आपको दिखना है, कानून उन्मुख आपको दिखना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई कानून ऐसा है जिस पर खुद विवेचना चल रही है, खुद एग्जामिन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि इसको बदला जाए नहीं बदला जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी गलत कानून, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, फिर इवेलुएट होता है, फिर वो कानून रिपील हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो भारत की कानून व्यवस्था है उससे इंक्लाइंड आपको दिखना है, क्योंकि उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस जॉब में जा रहे हैं। अगर पूछे आपसे ओपिनियन, कमेंट, व्यूज, जनरली इस तरह का क्वेश्चन कैसे आता है? एक स्टेटमेंट होगी, उसके बाद आपको दे देगा कमेंट करिए, व्यूज बताइए या ओपिनियन बताइए। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में आपका जील, ऑप्टिमिज्म तो झलकना चाहिए, साथ में आपकी प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखनी चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है आशावादी हैं लेकिन साथ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को रखते हैं। और देखिए अगर जब आप ये ओपिनियंस दे रहे हैं तो दीज ओपिनियंस शुड नॉट बी जनरल इन पर्सपेक्टिव, दे शुड बी बैक्ड बाय वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, डाटा। करेक्ट? उसके पीछे वैलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, किसी केस को आप कोट कर सकते हैं। तो ओपिनियंस शुड बी
अब बैलेंस्ड अप्रोच मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रैंडम आप थॉट बता रहे, विचार ही तो पूछे, नहीं, मार्क्स कमाने हैं आपको। अगर पूछे पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, ये ऐसा हो सकता है जैसे किसी फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उस पर क्वेश्चन आया गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, तो जाहिर सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चर्चा में रहता ही है, तो उसके ऑब्जेक्टिव टारगेट एज इट इज जो होते हैं उन्हीं को आपको इसमें मेंशन करना है। किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है उस पर पूछा जा सकता है, किसी सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट्स को पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पावर सेक्टर के गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए जो किया है केवल वही नहीं, टारगेट, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चेंज करना चाह रही गवर्नमेंट, उस पर ध्यान देना। देखिए ज्ञान होना एक अलग चीज है, यूपीएससी निकालना एक दूसरी चीज है। यूपीएससी निकलती है स्ट्रेटेजी से, बारीकियों को समझने से। जर्नलिस्टिक आपको ज्ञान हो गया और आपने इसमें इस्तेमाल कर दिया एंड यू मिस दिस पॉइंट कि आपको ऑब्जेक्टिव पे हिट करना था, गोल पर हिट करना था, तो यू आर गोइंग टू लॉस 2-3 मार्क्स, और 2-3 मार्क्स अगर अप्रोच गड़बड़ है तो वो तो एक क्वेश्चन में नहीं, वो अदर क्वेश्चन में भी झलकेगी आपकी, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉस। ऐसा आपको होने नहीं देना। एनालाइज करने के लिए बोल दे तो देखिए एनालाइज में होता क्या है, जैसे एग्जामिन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट था। जब एनालाइज बोल देता है तो उसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो आपके अपने ओपिनियंस है, अपने ओपिनियंस का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ ऐसे ओपिनियंस को दे रहे हैं जो कि सुपरफिशियल है, लेकिन जो आपके अपने ओपिनियंस वाला जो पार्ट होता है उसकी वेट को आप बढ़ा देते हैं जब वो आपको एनालाइज करने के लिए बोलता है। अगर बोलते डिस्कस, डिस्कस काफी बार आता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो ये मुद्दा है ये आपको पता भी है या नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी मुद्दा है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में आते हैं उन सबको आप इसमें पेश कर देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ आपको पिक्चर पूरी क्लियर है। अगर पूछे डिस्क्राइब, तो देखिए डिस्क्राइब तो सबसे इजीएस्ट वे है। डिस्क्राइब में क्या करो, अपने आंसर को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कहने का मतलब है अगर इस सिचुएशन को इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना है तो इसके कितने सब पार्ट हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं, उसके पार्ट्स को डिवाइड करिए और एक्सप्रेस कर दीजिए। मतलब बेसिकली डिस्क्राइब वाला पार्ट थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आता है। जब अगर थ्योरेटिकल नॉलेज से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर डिस्क्राइब वर्ड आता है, जैसे ज्योग्राफी के किसी कंसेप्ट से पूछ लिया आपसे। अगर कहे क्रिटिकली, तो क्रिटिकल एग्जामिन करे, क्रिटिकली कमेंट करे, क्रिटिकली एनालाइज करे, तो आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल का मतलब तो ये होता है कि आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो आलोचना का मतलब क्या है, इसके विरोध में बोलना है। लेकिन ध्यान एक बात रखेंगे, जैसे कई बार क्या होता है, एक स्टेटमेंट आई और उसने लिखा क्रिटिकली इवेल्युएट, जिस बच्चे ने क्रिटिकली इवेल्युएट का सही मतलब नहीं समझा, तो मैं कई बार देखता हूं जब मैं आंसर कॉपी चेक करता हूं तो उसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है उसको। देखिए क्रिटिकली का काम अलग है, क्रिटिकली में जो वो स्टेटमेंट है आपको बताना है कि वो कैसे गलत है, और जब आप कैसे गलत है बोलें तो आपका जो आर्गुमेंट है उसमें दैट शुड बी लोडेड विद एक्चुअल फैक्ट्स या एक्चुअल फिगर्स, और वो अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और उसको लास्ट में आप बैलेंस भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जब क्रिटिकल आए तो जो क्वेश्चन है उसके कटाक्ष वाले रूप को आपको अपने आंसर में भारी रखना है। भारी का मतलब है कि मोर पॉइंट्स कैन बी टिल्टेड टुवर्ड्स क्रिटिकल, लेकिन साथ में आपकी जो प्रो वाली अप्रोच है, मींस इसी में भी आपको बैलेंस ढूंढ के लाना है, क्योंकि एग्जामिनर यही आप में ढूंढना चाह रहा है। अगर आए एलिसिडेट, एलैबोरेट, एक्सपेंड, एग्जेम्पलीफाई, तो ध्यान रखेंगे सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन करना क्या है कि आपको इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, और जो टर्मिनोलॉजी है उसको एक्सपेंड करना है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पलीफाई शब्द का मतलब होता है गिविंग अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, एग्जाम्पलीफाई। सो व्हेनेवर you are give such an example, you can categorize it, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको बताता हूं, जैसे राइट्स वर्सेस
या ऐसे कर देगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर्सेस मोरालिटी, ठीक है। और वो कह देगा दिस डिबेट हैज बीन इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम, एग्जाम्पलीफाई। तो पूछना क्या चाह रहा है वो ये देखना चाह रहा है कि भाई ये डिबेट चल रही थी, कई ऐसे मुद्दे आ चुके हैं, कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और मोरालिटी आमने सामने आ जाता है। जैसे सबरीमाला वाला केस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आ गया और फिर कुछ लोगों ने कहा ये मोरल है। तो ऐसे जहां पर भी मुद्दे निकलते हैं तो उन मुद्दों के एग्जाम्पल्स को देकर आपको अपने आंसर की रचना करनी है। बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं, बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसको। एग्जाम्पल्स के बेसिस पर आपको अपने आंसर की रचना करनी होती है। अगर आ जाए इम्प्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, रिजल्ट, तो इसका मतलब यह है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि जैसी स्थिति अभी चल रही है अगर ऐसी ही चलती रहे तो वस्तुतः मतलब इसके बाद क्या इंपैक्ट होगा, क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। जनरली गवर्नमेंट अगर पूछता है एग्जामिनर तो वो बेसिकली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बेसिस पे पूछता है कि इसके बाद आपको क्या लगता है क्या आउटकम आने वाला है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान। अगर बोले कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, तो ध्यान रखिएगा वो डिफरेंसेस की बात कर रहा है। इट मींस राइट डिफरेंसेस नॉट सिमिलरिटीज। जैसे वो क्या करेगा, दो चीजें आपको बता देगा और कह देगा डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। जैसे एमडीजी एसडीजी डिस्टिंग्विश, कंट्रास्ट बिटवीन एमडीजी गोल एंड एसडीजी गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहले एमडीजी थे, एसडीजी आ गए, तो आपसे कह रहा है कि डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं उसमें आपको बताना है, कंपेयर करना है आपको। कंट्रास्ट का मतलब दिखना चाहिए अलग अलग। अगर सिग्निफिकेंस बोलते तो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बोलते तो ध्यान रखेंगे, तो आपको बताना है कि एक्चुअल में व्हाट हैपेंस बिकॉज इट एग्जिस्ट, व्हाट हैपन इफ इट डजंट एग्जिस्ट। यानी कि अगर ये होता है तो क्या होगा और अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो हमें पता होना चाहिए कि फिर क्या होगा रिजल्ट, यानी कि कितना जरूरी ये है। जैसे कि अभी आपने एक वर्ड सुना होगा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ये काफी टर्मोलॉजी चर्चा में है। तो वो कह देगा डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पावर्ड 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स मेड बाय गवर्नमेंट फॉर हैंडलिंग कोविड रिलेटेड इश्यूज इन इंडिया। तो अब इसमें करना क्या, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए यार ये एम्पावर्ड ग्रुप 11 ईजी 11 काफी चर्चा में है। तो ये 11 ग्रुप्स कर क्या रहे हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे वो इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज के बीच में टाई अप कराते हैं, सपोर्ट कराते हैं, पीपी किट्स इधर से उधर जानी है, कितने बेड्स बढ़ने हैं, ये सब कुछ करा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस आपको इसमें बतानी होती है। अगर जस्टिफाई और एडवोकेट आ जाए क्वेश्चन में तो ध्यान देंगे एडवोकेट क्या करता है, एडवोकेट अपने क्लाइंट के तरफ से आर्गुमेंट्स को रखता है जज के सामने, जस्टिफाई करता है ना कि ये इसलिए सही है, उसके अगेंस्ट में थोड़ा ना बोलता है क्लाइंट के। तो इसी तरीके से जस्टिफाई या एडवोकेट आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फेवर में आर्ग्यू करना है, राइट फेवरेबल कमेंट्स एज फार एज पॉसिबल। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिफाई पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई बच्चे मैं देखता हूं जब कॉपी चेक करता हूं जस्टिफाई पूछा गया और वहां पर डिस्क्राइब और डिफाइन चल रहा होता है। ऐसी गलतियां मत करिएगा, एक तो होता है गलत, एक होता है सरासर गलत। ये सरासर गलत है, पाप है, ऐसा तो करना ही नहीं है। अगर कह दे इलस्ट्रेट, तो इलस्ट्रेट जैसी आए तो ध्यान रखिएगा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेट वर्ड बना है इलस्ट्रेशन से, और इलस्ट्रेशन में किसका इस्तेमाल होता है, डाटा का, डायग्राम का, चार्ट का। तो कई लोग पूछते हैं ना सर किस में डायग्राम बनाना है, तो एक तो क्वेश्चन की डिमांड होती है, अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा है फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का, ज्योग्राफी का पूछा है तो आप यू कैन डू। अगर इलस्ट्रेट पूछा है तो यानी कि उसमें तो आपको डाटा, डायग्राम, चार्ट का इस्तेमाल करना है, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके करना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, रिसेंटली डार्कनेट वाज इन न्यूज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, एग्जामिन द इश्यूज एंड सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद इट। आप डार्कनेट को समझते हैं, इससे जुड़े मुद्दों और सुरक्षा चिंताओं की जांच करें। तो डार्कनेट है क्या, तो देखिए इसमें कहा है रिसेंटली, पहले तो बता दिया कि अभी चर्चा में था, और फिर कहा एग्जामिन द इश्यूज। पहली बात ध्यान देखिएगा, एक तो स्टेटमेंट है कि भाई अभी चर्चा में था और आप इससे क्या समझते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे। देखिए इसको 3 पार्ट,
रिसेंटली डार्क नेट वॉज इन न्यूज, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इट, यानी कि पहले तो आपको डार्क नेट के बारे में बताना है, समझते क्या हो बताओ। फिर आप देखिए सेकंड पार्ट, एग्जामिन द इश्यूज, इससे रिलेटेड मुद्दे क्या है उसको बताओ, एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट। तो कहने का मतलब ये है, अब यहां पर मैंने 3 पार्ट कहे हैं। कई लोग इसको देखते हैं और उनको लगता है 2 पार्ट ही तो हैं, एक तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इट है और सेकंड क्या है, एग्जामिन द इश्यूज एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट। देखिए 3 पार्ट है। 3 पार्ट इसलिए क्योंकि वहां पर वर्ड आ गया एग्जामिन, और एग्जामिन का मतलब है कि क्या सुरक्षा मुद्दे हैं उनको तो बताना ही है, लेकिन एग्जामिन भी करना है कि उसका भाई सॉल्यूशन क्या है, उसको भी अलग से आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे, उनको भी आपको इसमें लिखना होगा। यानी कि 3 पार्ट बन जाएंगे। इसी वजह से आंसर राइटिंग जो है एक आर्ट है, एक कला है, और वो आपको सीखनी है। अब देखिए डार्कनेट, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट को कैटेगराइज करा जा सकता है 3 लेयर्स में, आपको सामने डायग्राम में दिख रहा होगा। 3 लेयर में सबसे छोटी जो लेयर, सबसे नीचे आपको जो लेयर दिख रही है वो है पब्लिक इंटरनेट। इसको छोटी लेयर मत मानिएगा, क्योंकि एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो पब्लिक इंटरनेट का होता है। इसको सरफेस वेब भी कहते हैं। जैसे आपने सर्च किया www कोई भी google.com या facebook.com, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, upsc.gov, तो ये सब जो वेबसाइट हैं, जैसे आप सर्च करते हैं अपने सर्च इंजन में, तुरंत आपके सामने आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इंटरनेट है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो अगर कोई भी एक्सेस कर सकता है तो उसको हम सरफेस वेब कहते हैं, यानी कि सरफेस पे या पब्लिक इंटरनेट कहते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वो होता है डीप वेब। डीप वेब जो है, जो आपके सर्च इंजन होते हैं उसके थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता। डीप वेब पे इंपॉर्टेंट डाटा रखा जाता है, जैसे बैंक का डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, और वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं हाई सिक्योरिटी वाले, उनके थ्रू ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीप वेब। तीसरा होता है डार्कनेट। डार्कनेट होता क्या है? डार्कनेट भी एक ऐसा एरिया है आपके इंटरनेट का, जिसको आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। आसानी से इन द सेंस, सर्च इंजन से आप इसको सर्च नहीं कर सकते कि जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट सर्च करते हैं, तो इस तरीके से यू कैन नॉट डू इट। तो फिर ये कैसे होगा? देखिए, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि TOR, TOR, द ऑनियन रूटर, I2P, इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। अब देखिए है क्या, आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कई बार ड्रग्स की जो पेडलिंग होती है, पेडलिंग एक तो होता है छोटी मोटी ड्रग्स बेचना, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में बेचना, लेकिन एक जो ड्रग के जो सिंडिकेट चलते हैं, तो कई बार वो अपने ड्रग्स को इधर से उधर बेचने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए वो डार्कनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आसानी से ट्रेस ना हो पाए। साथ में स्मगलिंग में डार्कनेट का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो डिफाइन डार्कनेट, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर नेटवर्क्स ऑफ इंटरनेट, बताइए, क्योंकि उसने पूछा क्या कि अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड और नॉट, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा। सेकंड, मेंशन द इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू द डार्कनेट, साथ में इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, और जो मुद्दों का मतलब क्या है, इश्यूज, कौन से ऐसी परेशानियां हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई डार्कनेट से, उसको आपको मेंशन करना है। गिव मेजर्स टू इफेक्टिवली टैकल द प्रॉब्लम, साथ में तरीके बताइए कि कौन से तरीकों से इसको हम टैकल कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आपका आज का टास्क है कि आपको इस आंसर को फ्रेम करना है। इस आंसर को फ्रेम करिएगा। कल की जो क्लास होगी, मैं ऐसे के जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब कुछ बेसिक स्टेप्स ऐसे के, जिससे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर, अगर आप उसको यूज़ करने लग जाएं तो आप कम समय में अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। कल मैं उसका डिस्कशन करूंगा, और साथ में कल आपको एक ऐसे करने के लिए दूंगा। आज का आपका एक क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन करने के बाद कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, सो दैट, क्योंकि मैं इस वीडियो को देखूंगा तो मैं कमेंट में आपके आंसर्स को एक बार इवेलुएट करूंगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम कल को हम वीडियो में मिलेंगे, तो उस टाइम पर वीडियो की शुरुआत इसके आंसर से होगी, फिर हम ऐसे की स्ट्रेटजी पर जाएंगे, और फिर आपको एक ऐसे दिया जाएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं इकोनॉमी, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, दीज आर माई डोमेन्स, माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। मैं इसमें आपकी तैयारी में वैल्यू ऐड करता हूं, आपके सफ़र को सिंप्लीफाई करता हूं।
और उजांक IAS एकेडमी में क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो अभी अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन की वजह से आप सबको पता है। ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी किसी भी तरीके से आपकी तैयारी को आसान करने के लिए अगर कोई आपको डाउट है, स्ट्रेटजी को लेकर डाउट है, स्टडी मटेरियल को लेकर डाउट है, कुछ कंसेप्ट को लेकर डाउट है, तो होल ओजांक IAS टीम इज अवेलेबल फॉर यू. सो यू कैन जस्ट कमेंट और कनेक्ट ऑन द नंबर्स विच आर जो नीचे आपको शो हो रहे होंगे. थैंक यू, फिर मिलते हैं.